दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक जमाना था जब बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो वामपंथी पार्टियां थी वो काफी मजबूत थी। आजादी के बाद कई ऐसे चुनाव हुए जिनमें पूर्वांचल की और बिहार की कई सीटों पर वामपंथियों को कामयाबी मिलती थी, और ये कामयाबी इसलिए महत्वपूर्ण थी कि तब जमाना कांग्रेस का स्वर्ण काल माना जाता था। कहा जाता था कि उस समय कांग्रेस जिसको भी उम्मीदवार बना देगी वो तो जीत ही जाएगा, लेकिन वामपंथी जीता करते थे। अनेक ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज थी। गाजीपुर थी उत्तर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में। कानपुर में भी एक समय वामपंथी जीता करते थे। आजमगढ़ और तमाम घोसी, इस तरह की कई कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जहां पर वामपंथियों का दबदबा था। इसी तरह से बिहार में जहानाबाद से लेकर के बेगूसराय तक बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चुनाव जीता करते थे। लेकिन बाद में वामपंथियों का हाल बहुत बुरा हुआ और वो एक एक सीट के लिए मोहताज हो गए। एक अरसे बाद देखा गया कि सीपीआईएमएल उस वक्त चुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन इंडियन पीपुल्स फ्रंट जो उसने बनाया, उसने आरा जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आरा जो बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वहां पर कामयाबी का झंडा गाड़ा। 1989 में इंडियन पीपुल्स फ्रंट के उम्मीदवार रामेश्वर प्रसाद ने बहुत ताकतवर कांग्रेस के उम्मीदवारों को पराजित कर दिया। अन्य उम्मीदवारों को भी, कई अन्य उम्मीदवारों को भी पराजित किया। उसके बाद से अगर देखा जाए तो विधानसभा में तो सीपीआईएमएल को कामयाबी मिली। अभी विधानसभा में सीपीआईएमएल के पास 12 सीटें हैं, जो महागठबंधन के तहत उसने चुनाव लड़ा और जीता। इस वक्त भी महागठबंधन के वो साथ हैं बिहार में, और ओवरऑल इंडिया ब्लॉक का एक महत्वपूर्ण संगठन है सीपीआईएमएल। सीपीआईएमएल बिहार की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और सीपीआई और सीपीएम को एक एक सीटें मिली हैं। सीपीआई बेगूसराय में चुनाव लड़ रही है, खगड़िया में चुनाव सीपीआईएम लड़ रही है, और 3 वे सीटें जो सीपीआईएमएल के खाते में गई हैं चुनाव लड़ने के लिए, वे हैं आरा, काराकाट और नालंदा। इनफैक्ट सीपीआईएमएल सीवान सीट चाहती थी अपने लिए, लेकिन सीवान आरजेडी के खाते में गई, तो नालंदा में सीपीआईएमएल के उम्मीदवार को खड़ा किया सीपीआईएमएल ने। अब ये 5 सीटें बिहार में वामपंथियों के हल्के में है कि वामपंथी यहां पर चुनाव लड़े। और दोस्तों, आपको मैं बताऊं बड़ी दिलचस्प बात, कि ये 5 सीट ऐसी हैं जो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं, यानी वामपंथी उम्मीदवार जिनको इंडिया ब्लॉक का पूरा समर्थन है, और सचमुच पूरा समर्थन है। नॉमिनेशन हो चाहे चुनाव प्रचार हो, हर समय तेजस्वी यादव जो वहां पर इंडिया ब्लॉक के सबसे टॉप लीडर हैं, वो मौजूद रहे हैं इन वामपंथियों के समर्थन में। और कई बार तो भारतीय जनता पार्टी उलाहना भी उन पर देती रही है, उन पर आरोप भी लगाती रही है कि वामपंथियों का साथ ले रहे हैं जो, और वामपंथियों के बारे में तमाम तरह के अनर्गल प्रलाप भी बीजेपी के नेता करते रहे हैं। लेकिन सच यह है कि वामपंथियों और आरजेडी में इस वक्त जो है ऑर्गेनिक यूनिटी है, जबरदस्त यूनिटी है। और जो विकासशील पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी, उसके होने से भी सबको ताकत मिली है इंडिया ब्लॉक में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आरजेडी जो इंजन है इंडिया ब्लॉक का, उसने इस पूरे गठबंधन को बहुत बढ़िया ढंग से नियोजित किया है, आयोजित किया है, और उसके नेतृत्व में सभी पार्टियां, बिल्कुल उनकी यूनिटी है, बिल्कुल पुख्ता यूनिटी है। ऐसी यूनिटी एनडीए में बल्कि नहीं दिखाई दे रही है। तो ये जो 5 सीटें वामपंथियों की हैं, मैं उन पर आपके सामने आज एक टिप्पणी पेश कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं तो जो खगड़िया सीट है, 7 मई को ही उसका इलेक्शन हो गया, माने मतदान हो गया। 13 तारीख को मतदान हुआ बेगूसराय का। अब पहले इन दोनों के बारे में बता दूं कि बेगूसराय से सीपीआई के अवधेश राय चुनाव लड़ रहे हैं। गिरिराज सिंह वहां के सिटिंग एमपी हैं, जिनके बारे में सबको मालूम है। मतलब आप देखिए, मैं समझता हूं कि अपने अच्छे कामों के कारण बहुत सारे लोग याद आते हैं, बहुत सारे लोग अपने विवादास्पद कामों के कारण याद आते हैं। तो गिरिराज सिंह उन लोगों में है, हालांकि मेरे बहुत पुराने परिचित हैं। जिन दिनों मैं नवभारत टाइम्स में काम करता था बिहार में, उन दिनों से मैं उनको जानता हूं, और उस समय वो इस तरह के विवादास्पद बयान कम दिया करते थे, लेकिन आजकल वो विवादास्पद बयानों की झड़ी लगा देते हैं, कुछ भी कहते हैं, और उसके कारण उनको काफी लोग जानते हैं। तो गिरिराज सिंह इस समय
चुनाव बेगूसराय से लड़ रहे हैं और उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके खिलाफ अवधेश राय सीपीआई के उम्मीदवार हैं। इन दोनों की जो टक्कर है वो इतनी कड़ी टक्कर मानी जा रही है कि कैबिनेट मंत्री रहते हुए मोदी जी और अमित शाह जी के बहुत प्यारे नेता होने के बावजूद बेगूसराय के मैदान में जो गिरिराज सिंह हैं उनकी स्थिति इतनी इतनी ज्यादा सहज और आसान नहीं दिखाई दे रही है जो कन्हैया कुमार के दौर के इलेक्शन में दिखाई पड़ी थी 2019 के। तब कन्हैया कुमार सीपीआई के उम्मीदवार थे और वहां पर आरजेडी भी चुनाव लड़ गई थी और कन्हैया कुमार हार गए, आरजेडी भी हार गई और ये जो बीजेपी के गिरिराज सिंह हैं वो बहुत भारी मतों के अंतर से चुनाव जीत गए। लेकिन इस बार वो चुनाव जीतेंगे, चुनाव हारेंगे, ये कोई कुछ नहीं कह सकता। अटकलों से काम नहीं चलने वाला है बेगूसराय में। सचमुच चुनाव का अंतिम दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। एग्जिट पोल से भी काम नहीं चलने वाला है। इतना कठिन चुनाव है बेगूसराय का कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता और ये वामपंथियों की इस चुनाव के नतीजा आने से पहले ही बहुत बड़ी जीत है कि उन्होंने गिरिराज सिंह जैसे व्यक्ति को, जिन्होंने कन्हैया को हराया और जो अपने विवादास्पद बयानों से काफी प्रसिद्धि पाई, या जो भी आप कह लीजिए, जिस तरह की भी प्रसिद्धि पाई, और माना जाता है कि वो ध्रुवीकरण कराने में हिंदू मुसलमान के नाम पर बहुत उस्ताद हैं, लेकिन उनको भी इस वक्त बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा इस चुनाव में। पता नहीं वो जीतेंगे हारेंगे, इस पर मैं कोई अटकल नहीं लगाऊंगा, लेकिन बेगूसराय की सीट अगर सीपीआई चुनाव जीत जाती है अलायंस के तहत, इंडिया ब्लॉक के तहत, तो बेगूसराय में इतिहास की फिर से एक तरह से रिपीट करेगा। एक तरह से रिपीट करेगा मतलब कि वामपंथी वहां फिर से वापस आएंगे, और अगर वापस आते हैं और अवधेश राय के नेतृत्व में वहां बेहतर परफॉर्म करते हैं तो जाहिर है आगे के लिए भी रास्ता खुलेगा। और विधानसभा का जो चुनाव 2025 का आ रहा है बिहार में, तेजस्वी यादव उस पूरे कैंपेन के एक तरह से यूं कहा जाए कि इंडिया ब्लॉक के जितने संगठन हैं उनके एक मुख्य इंजन है। दोस्तों, दूसरा जो खगड़िया है, खगड़िया में जो चुनाव है सीपीआईएम के लड़ रहे हैं संजय कुमार, और संजय कुमार सीपीआईएम से खगड़िया से चुनाव लड़कर न केवल मुख्य लड़ाई में है बल्कि कौन जीतेगा कौन हारेगा यहां भी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इतनी कांटे की लड़ाई है। यहां लोजपा के उम्मीदवार राजेश वर्मा हैं। ये लोजपा जो रामविलास पासवान लोजपा है जिसके नेता चिराग पासवान हैं। 7 मई को यहाँ चुनाव हो चुका है। बीएसपी का यहाँ उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं, रवि कुमार। लेकिन संजय कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो चुनाव के दौरान उनकी साफ बढ़त दिखाई दे रही थी, जिस तरह बेगूसराय में अवधेश राय की एक बढ़त दिखाई दे रही थी, खासकर कैंपेन में, खासकर लोगों के समर्थन के हिसाब से। क्योंकि बेगूसराय में जो एक बड़ी कम्युनिटी भूमिहार मानी जाती है, जिसके गिरिराज सिंह जिस समाज से आते हैं, उसमें भी गिरिराज सिंह के प्रति एक नाराजगी दिखाई पड़ी, एक असंतोष दिखाई पड़ा, और भूमिहारों का एक अच्छा खासा समूह, एक अच्छा खासा तबका अवधेश राय के पक्ष में उतरा दिखाई पड़ा। क्योंकि सीपीआई में बहुत सारी भूमिहार कम्युनिटी की जो जनता है वो भी सीपीआई के साथ एसोसिएटेड रही है। तो वो भी एक कारण है कि कैसे अवधेश राय को वहां ताकत मिली। संजय कुमार के साथ भी वही है। सीपीआईएम भले ही खगड़िया में बहुत मजबूत पार्टी ना हो, लेकिन इंडिया ब्लॉक के जो और संगठन है वो काफी मजबूत हैं, और चूंकि एक सीट सीपीआईएम के खाते में जानी थी इसलिए वो सीट खगड़िया गई, और खगड़िया में संजय कुमार जो हैं काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और दोनों संजोग बस ये सीपीआई और सीपीआईएम दोनों के उम्मीदवार पिछड़े वर्ग से आते हैं, और पिछड़े वर्ग से आने की वजह से पिछड़े वर्गों का जो एक के मतों का जो एक की जो लामबंदी है वो इनके पक्ष में साफ तौर पे दिखाई देती है। तो यहाँ पर नीतीश कुमार का जो अति पिछड़ा जो 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 जनाधार कहा जाता है उसमें भी स्पष्ट विभाजन है। तो इन्हीं कारणों से इनको माना जा रहा है कि काफी मजबूती के साथ ये लड़ रहे हैं। और अब आते हैं दोस्तों सीपीआईएमएल के बारे में। सीपीआईएमएल बिहार में सबसे बड़ी वामपंथी पार्टी है सीपीआई सीपीएम के मुकाबले, और इसके 3 उम्मीदवार हैं, और 3 सीटों पर इनके जो उम्मीदवार हैं मैं सबसे पहले बता दूं, आरा में सुदामा प्रसाद हैं जिनकी लड़ाई जो है, मुख्य जो चुनावी लड़ाई है केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से है जो एक जमाने में ब्यूरोक्रेट रहे हैं। और काराकाट में
जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है काराकाट, वहां से राजा राम सिंह इसके पोलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, वो उम्मीदवार हैं सीपीआईएमएल के, और उनकी जो मुख्य लड़ाई है उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। वो भी केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। और इस दिलचस्प बात यह है कि भोजपुरी गाना बजाना जो है, संगीत जो है, उसके एक बहुत ही जोरदार किरदार हैं पवन सिंह, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हैं। वो भी वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी हैं, बीजेपी के नज़दीक बताए जाते हैं, लेकिन वो निर्दलीय बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। उनको आसनसोल से टिकट भी बीजेपी ने दिया था, विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि उन पर अश्लील गीतों के या अश्लील कमेंट्स के आरोप लगे थे। बहरहाल, नालंदा से संदीप सौरभ चुनाव लड़ रहे हैं। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, बहुत ही प्रखर एक एकेडमिक हैं, और साथ में छात्र नेता रहे हैं। लेकिन अभी वो शिक्षकों की लड़ाई को काफ़ी उन्होंने आगे बढ़ाया है बिहार में, और इस तरह से शिक्षकों, छात्रों, युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। दोस्तों, उनका जो मुकाबला है कौशलेंद्र सिंह से है, और कौशलेंद्र जी जो हैं जेडीयू के नेता हैं, एनडीए के साथ, एनडीए ब्लॉक के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उम्मीदवार हैं, और वो नीतीश कुमार के एक तरह से माने जाते हैं कि उनके नज़दीकी हैं। नीतीश कुमार संयोगवश उसी जिले से आते हैं जहां ये मुकाबला हो रहा है, नालंदा, और नीतीश कुमार के लिए नालंदा की लड़ाई बहुत बहुत ही अहम है। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि कौशलेंद्र अगर हारते हैं तो ये नीतीश की निजी हार है, क्योंकि नीतीश कुमार उसी जिले से हैं। वहां आमतौर पे उनके उनके प्रभाव के कारण ही विधायक भी बहुत सारे जीतते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जिस सीपीआईएमएल ने शुरुआत जब की वहां चुनाव प्रचार से, तो उस समय एक तरह से जेडीयू और बीजेपी का दबदबा सा दिखाई दे रहा था। लेकिन आज की तारीख में इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार हैं संदीप सौरभ, वह इतने बड़े जन समर्थन के साथ दिखाई पड़ते हैं कि लगता है कि ये मुकाबला किधर भी इसका नतीजा जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। 2-2 बार रोड शो करना पड़ा नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी इस तपती हुई दोपहर में कई बार वो आए और उन्होंने रोड शो किया, क्योंकि उनको लगा कि उनके जिले में अगर सीपीआईएमएल का उम्मीदवार जीत जाता है तो निश्चित रूप से पूरे एनडीए के लिए ये बहुत बड़ा धक्का होगा। और कौशलेंद्र जी कई बार से सांसद हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। स्वयं उनकी बिरादरी, वो स्वयं कुर्मी समाज से आते हैं, कुर्मी समुदाय में भी बहुत नाराजगी है। मैं स्वयं नालंदा में अनेक क्षेत्रों में घूमा, और कुर्मी समाज के भी पढ़े लिखे लोगों के बीच मैंने बातचीत की, किसानों से बातचीत की। वो कहते हैं कि उन्होंने किया ही क्या है हमारे लिए, लेकिन हम मजबूर हैं। उन्होंने अपने बिरादराना एक एसोसिएशन का हवाला देते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी का आन बान शान का मामला है, इसलिए हम वोट तो उनको दे देंगे, लेकिन वो वोट देने लायक है नहीं, उन्होंने कुछ भी हमारे लिए नहीं किया। इस तरह की टिप्पणियां लोगों ने की। बहरहाल, इन टिप्पणियों के अलावा एक और बात मैं जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि संदीप सौरभ ने चूंकि हर जाति, हर वर्ग के शिक्षकों के मामलों को, युवाओं के मसलों को उठाया है, विधानसभा में लड़ाइयां लड़ी हैं, केवल सवाल जवाब नहीं किए हैं, केवल उन्होंने ध्यानाकर्षण और शून्यकाल की बात नहीं की है, उन्होंने बाकायदे जमीन पर आकर लड़ाई लड़ी है, और उन्होंने ऐसे ऐसे मसलों को उठाया है जिस पर उनको कामयाबी भी मिली है। सरकार को उनकी मांगे एक्सेप्ट करनी पड़ी हैं, खासकर शिक्षकों के मामले में। इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी जो है किसी एक समाज, एक समुदाय में नहीं है, बल्कि हर समाज, हर समुदाय में है, हर जाति में है, स्वयं कौशलेंद्र जी की बिरादरी में भी है। अब देखना है कि नतीजा क्या आता है, क्योंकि कोई भी अटकल, कोई भी भविष्यवाणी करना नालंदा में फिलहाल तो बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर जनता की भावनाओं को आप देखें, अगर वहां पर सामाजिक समीकरणों को देखें, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग जो है, जिसके बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है, उसमें भी स्प्लिट साफ नजर आता है। क्योंकि दोस्तों, आरजेडी और सीपीआईएमएल, ये दोनों पार्टियां पिछड़ों के ही नहीं बल्कि अति पिछड़ों में भी लोकप्रिय हैं, और ऐसे में कांग्रेस तो उतनी लोकप्रिय नहीं हो सकती, लेकिन ये दोनों पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं, और दोनों की जो लोकप्रियता है, अगर दोनों मिल जाती है तो शायद जेडीयू की जो लोकप्रियता अति पिछड़ों में है उसकी बराबरी वो कर सकती है। और मुझे लगता है यही कारण है कि सीपीआईएमएल ने ईबीसी में, अति पिछड़ों में, काफी प्रचार किया है।
मैं स्वयं जब नालंदा गया था तो मैंने दोनों उम्मीदवारों से मिलने की कोशिश की और दोनों से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि दोनों काफ़ी दूर दूर के इलाके में मूव कर रहे थे। और मैंने दोनों के पार्टी दफ्तरों में जाकर मैंने दरियाफ्त की तो पता चला कि सबने माना भी कि अति पिछड़ों में काफ़ी दोनों चक्कर लगा रहे हैं, काफ़ी घूम रहे हैं। अब देखते हैं कि कामयाबी किसको मिलती है दोस्तों। तो नालंदा की लड़ाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों काराकाट मैंने सबसे अधिक वक्त लगाया काराकाट में, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत दिलचस्प है। पवन सिंह के आने से ये जो लड़ाई है और ज़्यादा कांटे की हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत मुश्किलात उनके सामने हैं और चूंकि उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम ये दोनों एक ही समुदाय से बाई चांस आते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि उपेंद्र जी के मुकाबले राजा राम जी की जो स्वीकार्यता है वो अनेक अनेक समुदायों में है, किसी एक समुदाय में नहीं है। हाँ, अपर कास्ट में निश्चित रूप से ऊपर उपेंद्र कुशवाहा को समर्थन ज़्यादा है, अपर कास्ट खासकर जो हिंदू अपर कास्ट है। लेकिन माइनॉरिटीज कम्युनिटी में, बैकवर्ड कम्युनिटी में, चाहे वो बैकवर्ड कम्युनिटी की कोई बिरादरी हो, ये सिर्फ MY की बात नहीं है, हर बिरादरी में, अति पिछड़ों में जबरदस्त समर्थन मैंने राजा राम के लिए देखा क्योंकि राजा राम जमीनी लड़ाई लड़ते रहे हैं और दोनों उम्मीदवारों के मुकाबले वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा संजीदा हैं, ज़्यादा गंभीर हैं। उनके ऊपर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता किसी तरह का आरोप लगाने का। लेकिन दो अन्य उम्मीदवारों के बारे में तो बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन इनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इनके जो आलोचक हैं, जो दूसरी पार्टियों के, चाहे वो बीजेपी हो या JDU हो या कोई भी हो, वो इनके ऊपर जो आलोचना करते हैं तो केवल ये कहते हैं कि हमें तो मोदी जी को लाना है जी, इसलिए हमें हमें वोट दीजिए। लेकिन राजा राम जी को रिजेक्ट करने वाली कोई टिप्पणी नहीं करते क्योंकि कुछ मिलता ही नहीं उनको नहीं। मैंने कई जगह पूछा, मैं एक जगह ओबरा में संभव था, मैंने कई लोगों से बात की ग्रुप में, वहाँ JDU के भी एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठे थे, वो प्रखंड स्तर के उसके पदाधिकारी थे। उन्होंने भी अपनी टिप्पणी में कहा कि हाँ, वो किसी एक व्यक्ति के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बात कहते हुए कहा कि जो भी प्रचार हो रहा है नेताओं को आपस में अपशब्दों की बौछार नहीं करनी चाहिए, संजीदा ढंग से बात करनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी की थी। तो दोस्तों ये माहौल काराकाट का है और काराकाट में मैं समझता हूँ कि अगर वामपंथी दलों में अगर मैं समझता हूँ कि जो बहुत महत्वपूर्ण कुछ सीटें हैं उसमें एक काराकाट भी है जहाँ एक बड़ी संभावना उभरती है। जहाँ तक आरा का सवाल है, आरा में सुदामा प्रसाद बहुत ही जुझारू विधायक हैं और वह भी इसी इलाके से आते हैं, नौजवान हैं, आई मीन युवा तुर्क कह सकते हैं, लेकिन उनकी जो इमेज है वो बहुत ही सर्वप्रिय एक नेता के तौर पे पूरे इस इलाके में उभरे हैं। और चूंकि विधानसभा में उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार है, स्वयं अति पिछड़े समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से, और इन वर्गों में वो बहुत ज़्यादा काम भी उन्होंने किया है। अब ऐसी स्थिति में RK सिंह जो माने जाते हैं कि बिहार में NDA के सबसे बड़े चेहरे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद तो अभी मंत्री नहीं है लेकिन ये मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री हैं और वो मोदी जी के बहुत निकट माने जाते हैं। तो वो उनका अगर निर्भर हैं अपर कास्ट के अपने बेस पर और नीतीश कुमार जी के जरिए अति पिछड़ों के बेस में, तो सुदामा प्रसाद का जो बेस है वो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, प्लस अति पिछड़ों में भी उनको बहुत ज़्यादा समर्थन प्राप्त है। सच पूछिए तो आरा की लड़ाई का क्या नतीजा होगा ये मैं नहीं कह सकता एक इंडिविजुअल जर्नलिस्ट होने के नाते, क्योंकि मैंने भी कोई सर्वे तो कराया नहीं है। लेकिन मैंने ये जरूर देखा है कि इतनी कड़ी चुनौती दे रहे हैं सुदामा प्रसाद RK सिंह को, एक बड़े नेता को, देश के मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को, कि ये चुनाव उनके लिए भी मुश्किल नजर आ रहा है। जीत हार का फैसला क्या होगा 4 तारीख को वेट करें। क्या कहते हैं एग्जिट पोल, उस पर भरोसा मत कीजिए, भरोसा कीजिए 4 तारीख के फैसले को, 4 तारीख के नतीजे को, बशर्ते कि सारी प्रक्रिया ठीक से हुई हो और जो जनता की जो इच्छा है, जनता का जो आदेश है वही नतीजे में तब्दील हो। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।